हाँ, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में देख लिया था कि दोनों अगर सीरीज़ में लगे हैं देन हाउ डू वी फाइंड कि उसका इफेक्टिव वगैरह क्या होगा। तो दिस इज़ द वे कि बाबा ये सीरीज़ में थे, सीरीज़ में लगने के भी दो तरीके हो सकते थे। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्टिंग भी लग सकते थे और एक दूसरे को अपोजिंग भी लग सकते थे। तो सपोर्टिंग के केस में कितना आ गया था, L1 प्लस L2 प्लस 2m आ गया था, एंड ऑन दी अदर हैंड इधर आ गया था L1 प्लस L2 माइनस 2m। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बाबा, एंड दैट सेज कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद में हम बात करते हैं तो दैट सेज अगला है, वो आता है RLC सर्किट, है ना, RLC सर्किट। अच्छा, LC सर्किट में हमने क्या सीखा था? LC सर्किट में हमने क्या सीखा था? नो आइडिया। RLC सर्किट ऐसा कुछ सुना था अपन ने थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले। नथिंग। क्या था एलसी LC? सर। हम्म क्या था LC सर्किट? नहीं पढ़ा था हमने। क्यों नहीं पढ़ा था? इंडक्टर की एनर्जी वर्ड। अरे नहीं रे बाबा, अभी पढ़ा ही नहीं नहीं। नहीं, एसएचएम लगेगा ना। SHM लगेगा तो ऑब्वियसली RLC सर्किट में तो LC तो है ही, साथ में रेजिस्टेंस भी आ गया। हम्म। तो इसमें थोड़ा सा SHM का इस्तेमाल होगा और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होंगी। तो वंस अगेन हम ये तभी कर पाएंगे जब एक बार SHM को अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, यस। तो ये हम ये लिखेंगे जस्ट आफ्टर SHM के बाद में हम इन सवालों को कर पाएंगे या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड पे रखिएगा एंड बाद में हम वापस इस पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर का फिर एंड ही हो जाता है और लास्ट में हमारे पास में आता है जनरेटर, है ना। तो जनरेटर इज़, आपने कभी देखा भी होगा शायद, जो होंडा के मतलब हॉस्पिटल वगैरह में होता है ना कि एकदम डीजल से जलाया जाता है, धड़ 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 हाँ, आवाज़ वो करता रेड है। वाला। हाँ, हाँ रेड सर। वाला। तो व्हाट डज इट डू कि बाबा वहाँ पर वो गोल गोल घूमेगा और गोल गोल घूमने से मतलब वो इंजन चलेगा तो वहाँ पर गोल गोल इलेक्ट्रिसिटी। घूमेगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो हम बात करने वाले हैं आगे जनरेटर की। तो जनरेटर में व्हाट डू वी डू कि हम मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा यहाँ पर एक कॉइल मैंने मान लीजिए बना दिया एंड इधर से ऐसे उसको घुमा दिया मान लीजिए ओमेगा से। ठीक है, नाउ लेट्स से कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ थी, लेट्स से दैट इज इक्वल टू बी नॉट। तो अभी मैं अगर इसका फ्लक्स लिखता हूँ तो फ्लक्स वुड बी बी इंटू एरिया, यानी बी नॉट इंटू एरिया एट दिस इंस्टेंट तो हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम ये ओमेगा से घूम रहा है तो कुछ एंगल घूम चुका होगा। तो टी टाइम के बाद में कितना एंगल घूमेगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा। तो इसका मतलब फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाता है बी डॉट ए, यानी कि बी नॉट इंटू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा। हेंस आई कैन से कि बाबा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की वजह से यहाँ पर फ्लक्स आ चुका है। फ्लक्स आ गया तो मेरे पास ई एम एफ आ चुका है और ई एम एफ आ गया तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और ये आ चुका है माइनस ऑफ बी नॉट इंटू कॉस की जगह कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, और वो भी माइनस के साथ में, तो ये प्लस आ जाएगा, साथ में ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी बी नॉट ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर जो इससे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, उसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो इट वुड बी समवट लाइक दिस, साइन का ग्राफ बन जाएगा ऐसे, टाइम के साथ में ऐसा साइन का ग्राफ बन जाएगा। इसकी ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई? बी नॉट ए ओमेगा। बी नॉट ए ए ओमेगा। ओमेगा। इस पॉइंट पर टाइम कितना हो चुका होगा? पाई बाय ओमेगा। इस पॉइंट पर टाइम पाई बाय 2 ओमेगा। पाई बाय 2 ओमेगा एंड सो ऑन। अपने को समझ में आ जाएगा ये सभी पॉइंट का क्या है।
तो देखिए यहाँ पर ये अगर मैं ईएमएफ देखता हूँ तो ईएमएफ जो है टाइम के साथ में चेंज होता हुआ दिख रहा है, कभी पॉजिटिव रहा कभी नेगेटिव रहा, और इसकी जो वैल्यूज़ भी बनी हुई हैं वो भी वेरिएबल बनी हुई हैं, टाइम के साथ में चेंज करती हुई पाई जा रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि बाबा यहाँ पर मैंने अगर इस सोर्स को कहा तो इस सोर्स को कहा जाता है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का सोर्स। ठीक है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का सोर्स। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हल्की सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अल्टरनेटिंग मीन्स कि बाबा अल्टरनेटिंग करंट जो होगा या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो होगा, दैट मीन्स कि बाबा वो अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ में चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइम डायरेक्शन को टाइम के साथ में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर बन जाएगा दैट वुड बी अल्टरनेटिंग जनरेटर या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जनरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऐसा सोर्स बन चुका है जो अपने पोटेंशियल को या करंट को डायरेक्शन को चेंज कर रहा है विद टाइम। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं बात करता हूँ अगला चैप्टर जो हमारा था, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की सबसे पहली बात, अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में सबसे मतलब इसको जो अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है तो दैट इज़ एसी। एसी की इम्पोर्टेंस, हम महत्व की बात करें तो जेई में सवाल इसके कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें, चैप्टर बहुत छोटा है ना। अगर मैं चाहूँ तो आज के लेक्चर में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन डिपेंड होना चाहिए कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो अपन आराम से करेंगे, 3-4 लेक्चर में इसको ख़त्म कर लेंगे। एंड इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, और अगर समझ में आ गया तो मुझे लगता है कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा इसको वापस से। बट उसको इसका लाइटली मत लें, क्योंकि मुझे तो आता है इसलिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा 1 और 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब बिल्कुल ही हल्के में मत ले लेना इसको। तो अल्टरनेटिंग करंट है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सवाल आएगा तो फ्री में आंसर, मतलब आपके मार्क्स देके जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। एंड इसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। अपने रेजिस्टेंस लगा दिया जाए सर्किट में या कुछ और लगा दिया जाए तो कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसा करंट विच करंट changes its direction with time। ठीक है, करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम। तो अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा करंट जो हमारे पास डायरेक्शन चेंज करने वाला है, तो मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा किसका, करंट का, और टाइम के साथ ग्राफ बनाऊंगा। और आप देख के बताइए कि बाबा ये वाला ग्राफ क्या ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से कुछ। और ना। ठीक है, और फिर दूसरा देखता हूँ, दिस इज आई वर्सेस टी ग्राफ। मैं यहाँ बनाता हूँ लाइक समवट लाइक दिस। तीसरा ग्राफ मैंने बनाया आई वर्सेस टी ग्राफ। एंड इसमें क्या है, यहाँ पर ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा पाया गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ के बारे में बताइए कि इज इट अल्टरनेटिंग करंट और नॉट। नो। हाउ डू यू नो? डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही ना। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो करंट हर डायरेक्शन, मतलब हर एक पॉइंट पर, इफ यू फाइंड आउट कि बाबा ईच एंड एवरी पॉइंट करंट इज पॉजिटिव एंड करंट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज नॉट एसी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्राफ नंबर 2। इसके बारे में सोचें तो क्या होगा? है, बिल्कुल है। वाई? कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव। कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। कभी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे करंट के केस में सिर्फ एक ही है, दैट इज डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यही हम चाहते थे। तो अल्टरनेटिंग करंट है, तो यस दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में बताइए। नहीं है सर, नहीं है, दिस इज नॉट एसी,
दिस इज़ नॉट AC। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि बाबा ऐसा करंट विच चेंजेस द डायरेक्शन विद टाइम वुड बी AC, और बाकी जो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है दैट वुड DC। नॉट बी AC, एंड दैट इज़ नोन एज DC, डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जो कि डायरेक्शन चेंज नहीं करता, दैट वुड बी DC। जनरली जो हमारे को करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ दिखेंगे इस चैप्टर में, वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। मतलब ये साइनोसोडल ग्राफ है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये majority of the questions would be related to this graph, but we'll be able to understand कि क्या होने वाला है ना। तो डोंट वरी कि बाबा ये करंट अपने पास जो जनरली दिखेगा, I इज इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन जो करंट के बारे में यहाँ पर लिखी जा सकती है, क्योंकि ये क्या है, साइनोसोडल ग्राफ दिख रहा है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज इक्वस टू आई नॉट। ठीक है, समझे? ओके चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि बाबा ये हमारे पास अगर अल्टरनेटिंग करंट बना तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बनती हैं। कैसी चीज़ें बनती हैं, मतलब कुछ जैसे कोई भी नया चैप्टर है तो टर्मिनोलॉजी तो आने ही वाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो फर्दर आपके काम में आएंगी। उसमें सबसे पहले है आती है दैट इज एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू। तो भूल जाओ करंट पढ़ रहे हैं, हमें तो बस एवरेज निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? हाँ, let's say this is a function y is equals to, let's say, x square. I need to find the average value of function between x belongs to 2 to 3. How do we do it? No idea? y dx। So ये अपना जो एवरेज वैल्यू है, dx upon एवरेज dx। वैल्यू इज रिटन एज दिस, इस तरीके से। एंड इसे जो लिखा जाता है एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और लिमिट्स यहाँ पर 2 से 3 तक थी, तो ये 2 से 3 और ये हो जाएगी 2 से 3। सो दिस वुड बी द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई ओवर दिस ड्यूरेशन। ओके, तो अभी तो हम ये फंक्शन की निकाला, तो अगर मैं करंट की निकालना चाहता हूँ तो आई कैन से बाबा कि लेट्स से देयर इज सम करंट विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे अगर उसका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट लिखना है तो दैट वुड बी व्हाट, इंटीग्रल ऑफ आई विच इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जो T1 से T2 तक जो दे रखा था, टाइम की लिमिट T1 से T2, टाइम की लिमिट T1 से T2। मतलब अभी ऐसा बोला होगा ना कि टाइम बराबर 2 सेकंड से टाइम बराबर 4 सेकंड के बीच में बताइए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से इसके बारे में सोचेंगे। तो चलिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जिसमें कि दिया गया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पूछा गया है फर्स्ट मतलब फाइंड एवरेज value of current for time interval first 0 से 0 to कितना रे अपने कर दिया पाई बाय 2 ओमेगा, सेकेंड 0 to पाई अपॉन ओमेगा, थर्ड 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, एंड फोर्थ पाई टू 2 पाई, सॉरी पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो इन दिस वे आप सॉल्व करके देखिए एंड टेल मी बाबा क्या क्या आंसर्स आने वाले हैं। मैंने मैथमेटिकल रीज़न आपको बता दिया है कैसे करना है। नाउ लेट्स सी। ओके,
पहले का आंसर बताएं, क्या होगा? I naught sin pi by 2 omega square आई नॉट साइन पाई बाई 2 plus omega square. बच्चा एवरेज वैल्यू ऑफ मास वुड बी मास ओनली ना, उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ वुड बी लेंथ ओनली ना, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी करंट ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइम क्या है, 0 से पाई बाई 2 ओमेगा। तो मेरे पास क्या दिया था, फर्स्ट वाले के लिए लिखना है, तो किसी भी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज रिटर्न एज इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। तो यहाँ से करना है, दैट वुड बी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखी जानी चाहिए, जो सवाल में दे रखी है वही। तो दैट इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ओमेगा। तो 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा एंड यहाँ से 0 से पाई बाई 2 ओमेगा। तो देखो आई नॉट इज कांस्टेंट, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया। साइन का इंटीग्रेशन दैट वुड बी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, साथ में कुछ और होगा क्या, डिवाइड बाय ओमेगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, और टी की लिमिट 0 से पाई बाय 2 ओमेगा। सो लेट अस फिगर इट आउट। तो बाबा ये क्या बन चुका है, दिस इज़ आई नॉट, नीचे में आ चुका है पाई बाय 2 ओमेगा एंड ऊपर में बन चुका है, ये तो आ चुका है, मुझे लगता है कॉस ऑफ 90 बन जाएगा, यानी कि 0 माइनस कॉस 0 यानी कि 1 बन जाएगा। तो सही है क्या ये, और ये नीचे भी ओमेगा था, तो ये ओमेगा से ओमेगा आई नॉट बाय ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा गया, तो ये आ चुका है 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये आ चुका है। तो दैट इज़ द एवरेज करंट बिटवीन 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा। समझे? माइनस माइनस हट गया रे बाबा, ये इधर माइनस था ना, और ये बाहर माइनस रख दिया मैंने उसको, हट गया पक्का? सर तो ये आ चुका है पहले। अभी दूसरे की बात करते हैं, सेकंड केस, जब मैंने टाइम कब से कब लिया है, दैट इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू 0 से टाइम इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा। सो इन दैट केस आई कैन से जो एवरेज करंट होगा कैसे लिखेंगे, उसमें लिमिट डाल देंगे बस 0 से पाई बाय ओमेगा। तो 0 से पाई बाय ओमेगा डाला, तो इस लिमिट में हम करते हैं, तो ये आ चुका है माइनस आई नॉट बाय ओमेगा। नीचे में क्या डालूँ बताओ, ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, पाई बाय ओमेगा माइनस 0, और ऊपर में क्या बनेगा, ये बना कॉस ऑफ पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0, ऐसा कुछ बना। तो ये आ चुका है माइनस आई नॉट अपॉन पाई, फिर इसमें कॉस ऑफ पाई बाय, अरे ओमेगा भी तो था ना बाबा, है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा गया, तो कॉस पाई इज इक्वल टू व्हाट, क्या, -1, एंड दिस इज -1 एंड कॉस 0, तो ये भी -1, तो ये आ चुका है 2 आई नॉट अपॉन पाई एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास में बन चुका है जो एवरेज करंट आया, दैट इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि बाबा एवरेज करंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाय 2 ओमेगा लिखो या 0 से पाई बाय ओमेगा लिखो, सेम आ गया। तो इसको ग्राफिकली समझ सकते हैं क्या, ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई गैस वर्क करना चाहेगा कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, कि बाबा ये हमारा एवरेज मतलब ये करंट था, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी रही होगी बोलो, पाई अपॉन 2 ओमेगा, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा। तो मैं बस बात करता हूँ कहाँ की, इस रीजन की, एक मिनट, मैं पहले वाले की बात करता हूँ। तो ये पहले वाला था, तो पहले वाले में मैं देखता हूँ, तो बाबा यहाँ तक का मैंने एवरेज निकाला है ना, यहाँ तक का मैंने एवरेज निकाला। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो एवरेज निकाला जा रहा है, एवरेज करंट, वो निकाला कैसे था, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, ए से लेकर बी तक। तो ये चीज़ जो है ये क्या दिखा देती है बोलो, एरिया।
एरिया। तो बाबा यहाँ से देखना कि जब 0 से π/2 ओमेगा तक मैंने अगर इस एरिया को लेट से मैंने ए लिखा, तो बताओ ये जो नया वाला एरिया है, ये जो अगला वाला एरिया है, ये एरिया कितना होगा? ये एरिया भी ए होगा। तो जब मैं टाइम लिखता हूँ कब से कब तक का, 0 से π/2 ओमेगा तक का, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया कितना है, ए है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एरिया ए अपॉन टाइम π/2 ओमेगा। समझे? ऑन दी अदर हैंड मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का देखता हूँ तो टाइम तो डबल हो चुका है, साथ ही साथ एरिया भी क्या हो गया, डबल हो चुका है, यानी कि एवरेज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। समझे? सेम आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ अगला वाला सवाल, जिसमें कि पूछा है 0 से 2π/ओमेगा, यानी कि 2π/ओमेगा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 2π/ओमेगा। बताइए क्या होना चाहिए एवरेज? 0 होना चाहिए। तो आई कैन से कि बाबा यहाँ से जो एवरेज आएगा थर्ड वाले के लिए, बिकॉज एरिया इज 0, तो एवरेज करंट इज इक्वल टू 0। सीधा लिख दिया मैंने। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले के लिए। तो फोर्थ वाले में क्या किया था, टाइम है π/ओमेगा से 2π/ओमेगा। तो π/ओमेगा से 2π/ओमेगा हमारे पास में अभी इन दो पॉइंट के बीच का एवरेज निकालना है। तो आपका क्या लगता है क्या होना चाहिए? 0 से π/ओमेगा जो था, 0 से π/ओमेगा था, वही माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से आई एवरेज जो बनेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस इस बार वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। हेंस मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पहले अगर एवरेज आया था 2i0 अपॉन पाई, तो इस बार जो एवरेज बनेगा दैट वुड बी -2i0 अपॉन पाई, -2i0 अपॉन पाई। अब देखिए यहाँ पर जो ये ओमेगा है, यहाँ पर जो ये ओमेगा है दैट शोज कि अगर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, अगर ओमेगा की, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, अगर ओमेगा की वैल्यू मैंने ज़्यादा कर दी तो 2π/ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल मतलब ये पूरा एक चक्कर, ये साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो इतनी बात को? तो देखिएगा कि बाबा यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं देखता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है, तो ओमेगा अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगा इसका मतलब कम समय में ज़्यादा साइकिल कंप्लीट होंगी या कम साइकिल कंप्लीट होंगी, ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट होंगी। इसका मतलब जहाँ पर ओमेगा ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनफैक्ट आपको ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच का संबंध पता है कितना होता है? नहीं पता है? हल्की सी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि बाबा ओमेगा मतलब क्या है, कि ओमेगा है दैट इज़ कि उसको कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसे। और मैं ये कह सकता हूँ कि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो संबंध है वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। एफ इज़ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाबा हमें ये समझ में आ चुका है कि अगर ओमेगा की वैल्यू बड़ी कर दी जाए, ओमेगा को इंक्रीज कर दिया जाए, तो फ्रीक्वेंसी एफ भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए कि बाबा ये इंक्रीज अगर हो गया, ओमेगा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो एफ भी इंक्रीज हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो अभी जो हमारे पास घर में जो करंट आता है, घर में जो करंट आता है वहाँ वो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना। जो हमारे पास में घर में जो करंट आता है दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। एंड बैटरीज जो होती हैं, यानी कि आपका जो सेल होता है, कार में लगी हुई बैटरी होती है, वो होती है डायरेक्ट करंट, डीसी कहा जाता है। तो अगर मैं थोड़ी हिस्टोरिकल बात करूं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की, तो एक्चुअली पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था या जो पहले मिला था वो कौन सा, डीसी करंट था, डायरेक्ट करंट। आपने बताया था ना टेस्ला और एडिसन का, टेस्ला और एडिसन वाली फाइट। तो अल्टीमेटली एडिसन जीत गए थे, रीजन बीइंग पैसा, रीजन बीइंग ओनली एंड ओनली पैसा। कि बाबा अल्टीमेटली ये रिस्की भी ज़्यादा है, कौन, अल्टरनेटिंग करंट एज कम्पेयर टू डीसी।
बट इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो इसी वजह से क्या होता है कि बाबा AC को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड उसकी वजह से हमारे लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रांसमिशन करना पॉसिबल है। तो बेसिकली दिस इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज़ वाई अपना AC इज़ यूज्ड इन योर डेली हाउस होल्ड, जो भी है सभी जगह AC का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ AC की मैंने बात करी कि बाबा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी हर एक उसमें ज़्यादा या कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप US में जाएंगे तो वहाँ पर पावर प्रोडक्शन जो होता है या AC जो घर पे सप्लाई होती है उसकी फ्रिक्वेंसी वो शायद पता नहीं वो कुछ होती है, इंडिया में तो 60 हर्ट्ज़ होती है फ्रिक्वेंसी, इंडिया में जो होती है 60 हर्ट्ज़ होती है। तो बाबा यहाँ पर हर एक कंट्री की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और ये अपने अपने रीजन्स हैं उनके कि उतनी फ्रिक्वेंसी बनाने के अपने अपने रीजन्स हैं। तो फ्रिक्वेंसी चेंज करने का तरीका क्या है कि जो आर्मेचर था हमारा, एक मिनट, ये जो हमने बनाया था ना अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये इसको ज़्यादा ओमेगा से या कम ओमेगा से घुमा दिया जाए तो ये ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो ये ओमेगा चेंज हुआ तो हमारा EMF का सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, और ये अगर चेंज हो गया तो हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट घर पे पहुंचने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो जितनी ओमेगा से बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसी तरीके से हमारी जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाली है। ठीक है, Yes. तो ये तो रहा हमारा एवरेज करंट। तो एवरेज करंट के बाद में आता है अपना सेकंड, रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसको अपन IRMS के नाम से जानेंगे। और ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, कहाँ पर? KTRMS। KTG में सुना होगा। KTG फिजिक्स में पढ़ा लिया ना? नहीं सर, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया? नहीं, हाँ केमिस्ट्री में हो गया। केमिस्ट्री में हुआ। केमिस्ट्री में हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो VRMS के बारे में हल्की मुल्की चीज़ें मैं ऊपर ऊपर से टच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या समझ में आया कि VRMS को जैसे हमने लिखा था, VRMS क्या था बताओ? √3RT/m। ये तो √3RT उसकी फाइनल वैल्यू आ गई थी। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसकी बेसिक डेफिनेशन कि बाबा क्या है VRMS? वेलोसिटीज के स्क्वायर के मीन का रूट। बरोबर, ये VRMS, इसको बड़ा कर लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। V मतलब वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे बाबा? रूट लेंगे। किसका लेंगे? मीन लेंगे। किसका? वेलोसिटी का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लिया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, मान लिया 3 ही है हमारे पास में। तो इसका 3 का मैंने स्क्वायर करके मीन ले लिया तो डिवाइड बाय 3, फिर उसका रूट ले लिया जाए तो दैट वुड बी VRMS। उसी प्रकार से यहाँ पर IRMS की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर जो करंट बनने वाला है, करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ लिखूंगा रूट लेना है किसका? मीन का। किसके मीन का? स्क्वायर करके जो मीन लिया जाए उसके स्क्वायर करके मीन लेने के बाद में उसका अंडर रूट लेना है। तो देखिएगा मीन लेने का तरीका हमने अभी जस्ट गरम गरम देखा हुआ है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए करंट का मीन नहीं लेना, क्या लेना है? करंट के करंट के स्क्वायर स्क्वायर का मीन। तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन किसका? करंट स्क्वायर के dt। स्क्वायर का मीन लेना पड़ेगा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt। समझे? इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने Yes, क्या sir। किया देखो, ये I² dt मैंने I² का यहाँ पर मीन ले लिया है और फिर उसका अंडर रूट कर लिया। तो देखो रूट करना है किसका? मीन स्क्वायर करंट का, यानी कि करंट का स्क्वायर किया, उसका मीन किया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो अभी पिछला सवाल जो मैंने किया था जिसके 4 पार्ट थे, वो 4 पार्ट वापस से सॉल्व करो और बताओ उसकी वैल्यू कितनी आ रही है ना। सेम क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट दिए थे, इन 4 पार्ट्स के लिए बताइए व्हाट द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी।
पहले का आंसर कितना आया? पहले का आंसर कितना है रे बाबा? अब तक तो आ जाता है यार, जल्दी बोलो। हाँ जी, कितना? आई आर एम एस इज रूट ओवर आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन। तो मेरे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू थी वो 0 से t बराबर पाई अपॉन 2 ओमेगा, इतना था। तो चलो शुरू करते हैं। तो दैट वुड बी आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर, यानी कि आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी, इतना बना हुआ है। तो करते हैं, कितना आ जाएगा? देखो आई नॉट स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट था, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आया आई नॉट स्क्वायर, तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये तो आई नॉट तो अंदर का ऐसे बाहर आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। इस तरीके से बना हुआ है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? वो 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट तो डाल देंगे बाद में, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब बाय 3 ओमेगा, यही हो जाएगा ना? नहीं क्या होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। बिल्कुल, क्योंकि बाबा यहाँ पर साइन स्क्वायर के लिए करने के लिए सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, तो दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ, मुझे पता है कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हैंस यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और ये साथ में डी टी और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इतना बन चुका है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो ये आ चुका है आई नॉट, फिर साथ में रूट ओवर कितना बना रहे, ये 1 बाई 2 इंटू डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू टी आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2। अब ये बताओ कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बोलो। sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ठीक है। और साथ में कितना आ जाएगा, ये बस इतना ही हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे t डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी आई नॉट रूट ओवर, देखो 1 बाई 2 टी डिवाइड बाय टी, तो ये 1 बाई 2 हो चुका है, माइनस 1 बाय 4 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। लिमिट्स डालनी है हमें, कहाँ से कहाँ तक? टाइम की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2। तो दिस वुड बी, जब मैंने लिमिट डाली t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा, कुछ गलत हुआ क्या? ओमेगा टी रहेगा, ओमेगा रहेगा इधर सर ओमेगा नीचे t की लिमिट्स डाले बगैर काट सकते हैं?
नहीं काट तो नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है वो ज़ीरो नहीं होने वाला नीचे, अच्छा है ना। वो मतलब लिमिट मतलब t माइनस ज़ीरो डाल ही दिया था वैसे तो मैंने है ना, लेकिन मुझे पता है कि वो नीचे ज़ीरो का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया। ठीक है, तो अभी इतना बन गया, नीचे यहाँ पर t भी आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखो यहाँ पर लिमिट मैंने डाली तो ज़ीरो एक तो पहले अपर लिमिट डाल देते हैं, तो अंदर में आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कट गया, पाई साइन के अंदर में पाई, साइन पाई इज शून्य 0। इसी तरह से जब मैंने 0 डाला तो साइन की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, शून्य 0 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फाइनली आने वाला है आई नॉट बाय रूट 2, बचेगा सिर्फ इतना सा बचेगा। तो आर एम एस करंट बिल्कुल बन जाएगा आई नॉट बाय रूट 2। तो ये तो हुआ पहले पार्ट का आंसर। दूसरे का बताओ। सर हाँ जी, ऊपर लो। अबे रुक जा, कौन है रे यार ये? देवेंद्र। एक मिनट रुक नहीं सकता तो? अभी बात हो रही है, कुछ हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ऊपर लो ना। इतना समझ में आया ये बता। अरे यहाँ तक तो समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर। सेकंड का आंसर बता दो, नोट कर लो अब इसको, गधा कहीं का, करो नोट। हाँ जी, सेकंड का आंसर रूट 2 है। कितना है, रूट 2 आई, ऐसा क्या? सेम। बोलो, सेकंड माने भी लिमिट तो डालनी थी बाबा। आई बाई रूट 2 ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आई अपॉन रूट 2 ही आ जाएगा। तो इनफैक्ट आप अगर यहाँ से देखें तो बस यहाँ पे लिमिट डालनी है। तो जब मैंने टाइम की वैल्यू 0 से पाई अपॉन ओमेगा डाला, तो मैंने जब पाई अपॉन ओमेगा डाला यहाँ पर, तो देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई आ जाएगा। साइन 2 पाई इज 0। एंड ऑल्सो जब लिमिट मैंने साइन 0 डाला तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा कितना, ये 1/2 ही बचेगा। तो यहाँ से आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2। थर्ड वन मैंने क्या लिखा था, 0 से 2 पाई के बीच में लिखा था, क्या लगता है? जीरो से 2 पाई बाय ओमेगा के बीच में आई आर एम एस क्या होना चाहिए, आई अपॉन रूट 2 ही हो जाएगा। रीजन बीइंग कि बाबा इस बार तो आर एम एस है ना, और आर एम एस में था हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो जो नेगेटिव वाली चीज़ें थी, जो ऐसा ग्राफ बना हुआ था नीचे वाला, तो वो जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो स्क्वायर के बाद में तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर वाला जो ग्राफ का यहाँ का एवरेज और यहाँ का एवरेज तो बराबर आएगा, और दोनों का मिला के एवरेज और बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक जो आई आर एम एस है वो आई नॉट बाय रूट 2 बन चुका है। ये तो हुआ, मैंने ग्राफिकली समझा लिया। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली लिमिट तो हम डाल ही सकते हैं यहाँ पर, है ना, लिमिट डाल देना, अपना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला था, वो क्या था, पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा। फोर्थ वाला था t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, पाई आई नॉट बाय रूट 2, वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में बन जाएगा।
द RMS करंट इज कमिंग आउट टू बी I नॉट अपॉन √2। चलिए अगला सवाल इतना नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन is given as example I is given as 3t where I is in ampere, I in ampere and t in seconds है। find average and RMS current between t equals to 1 to t equals to 4 seconds। क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt अपॉन dt। इंटीग्रेशन, बिल्कुल। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा कि क्या लिखना था रे अपने को, एवरेज करना था। तो I एवरेज वो तो लिख जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड I की वैल्यू कितना 3t दिया है मैंने, तो ये आ चुका है 3t dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ t मतलब dt एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 3t स्क्वायर बाई 2। ऊपर वाला तो नीचे में आ चुका है t, लिमिट 0 से लेकर नहीं 1 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर भी लिमिट 1 से लेकर 4 तक। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ गया 3/2, ये है 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1/2, 1/2 इंटू 15 तो 15/2 एम्पियर एवरेज। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज करंट जो पहले आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ IRMS, उसकी वैल्यू बताओ। I स्क्वायर dt। I स्क्वायर dt निकाल के बताओ भाई कितना आ रहा है। √2 है। कितना आ रहा है 3√7। 3√7 आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में किसका 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। तो यहाँ से बना है 3t क्यूब। ये आ चुका है कितना आ गया रे, ये आ जाएगा 9t स्क्वायर t स्क्वायर और dt। तो ये आ जाएगा 9t क्यूब बाय 3 और नीचे में आ जाएगा t, लिमिट्स 1 से लेकर 4 तक, लिमिट्स 1 से लेकर 4 तक। तो ये आ जाएगा √3 तो 3 रहा और t क्यूब तो ये कितना 64 माइनस 1 है, 63 डिवाइडेड बाय 3 तो √63 आ रहा है। 3√7 तो ये आ गया, हाँ जी ये आ गया 3√7 एम्पियर। तो दिस इज दी RMS करंट जो यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो अभी इसकी जगह पे मैं एक और तरीके से दे सकता था कि बाबा दे दिया आपको कि बाबा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया, मान लो ये दे दिया जिसमें कि एंगल ये आपको दे दिया है कि ये जो स्लोप है ये थीटा दे दिया और tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 दे दिया। तो फिर वापस आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें एवरेज करंट कितना, बताओ इसमें RMS करंट कितना। तो बेसिकली सवाल तो एग्जैक्टली सेम है ही, समझ रहे हो? ठीक है, अब इसके अलावा एक और टाइप का सवाल पूछा जा सकता है दैट सेज कि ये है I, ये है T और करंट का ग्राफ ऐसा दे दिया है ना। ये पॉइंट आपको दे दिया, मान लीजिए दिस इज 2 एम्पियर और करंट यहाँ पर ये है 2 एम्पियर, और मान लीजिए ऐसा दे दिया कि T इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर
करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ऐसा कुछ दे दिया। तो आपको पूछा गया है बताइए 10 सेकंड तक इसका एवरेज करंट और 10 सेकंड तक इसका आरएमएस करंट बताओ क्या होगा। तो निकाल पाएंगे? हाँ सर। है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। यहाँ पर हमने जिस तरीके से पिछले सवालों को किया एग्जैक्टली सेम अप्रोच से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो चलो बाबा अब आते हैं हम एक्चुअल जो यहाँ पर ये तो बेसिक था, ये तो बिल्कुल ही बेसिक था, इसका तो मतलब ABCD था इस चैप्टर का। नाउ हम देखते हैं कि जैसे अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो जैसे हमारे पास अल्टरनेट DC सोर्स की बैटरी को हम ऐसे दिखाते थे, तो ये तो हो जाएगा DC को ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पर करंट इस तरह से जाएगा और करंट आते हुए इस तरह से आएगा। तो अल्टरनेटिंग में हम क्या दिखाएंगे, सिंस कई बार हमारे पास साइनोसोडल होता है तो इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये क्या है, AC वोल्टेज सोर्स, AC सोर्स को इस तरीके से सर्किट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड अब हम देखते हैं कि इस AC सोर्स को किसी रजिस्टर के साथ में जोड़ दिया जाए तो कैसे उसे एनालाइज किया जाएगा। तो मैंने दे दिया, लेट्स सी फर्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट। इसके लिए मैंने देखा कि ये है आपका रजिस्टर और यहाँ लगा है ये AC सोर्स के बारे में दे रखा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर ये रजिस्टर था जिसमें कि R था। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या लिखा जाएगा। V बाय R हो जाएगा एंड दैट वुड बी V0 साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो इनफैक्ट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, KVL सिंपली लिख लेते हैं एक बार। तो मैंने माना कि ये अपना था, यहाँ से करंट अगर आई गया तो लिखा जा सकता है V0 साइन ओमेगा t माइनस IR बराबर 0। तो I इज कमिंग आउट टू बी V0 बाय R साइन ओमेगा t। तो यहाँ से देख सकते हैं V0 बाय R, V0 इज मैक्सिमम वोल्टेज और R तो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये मैक्सिमम करंट क्या लिख सकते हैं, इसको जनरली I0 की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि बाबा ये जो साइन के अंदर का जो मसाला लिखा हुआ है इसको कहा जाता है फेज। मैं अगर पूछता हूं बताइए वोल्टेज का फेज कितना है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जो साइन के अंदर का जो कुछ भी एंगल लिखा हुआ है ना, जो कुछ भी एंगल लिखा हुआ है तो आप उसको फेज कह देंगे। इसी प्रकार से मैं अगर करंट का फेज कहता हूं तो कितना लिखा जाएगा, सेम होगा। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका अगर फेज देखता हूँ तो ये कितना आ चुका है, ओमेगा टी आ चुका है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि बाबा वोल्टेज और करंट जो है उनका फेज क्या है, सेम है। तो इसलिए कहा जाता है वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज या आर इन सेम फेज। और इसको लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस between voltage and current is 0। ठीक है, क्योंकि बाबा दोनों सेम है तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फेज की अगर मैं बात करता हूं, है तो ये एंगल ही ना, है तो ये एंगल ही। और एंगल के लिए क्या होता है, रेफरेंस लाइन चाहिए और दो लाइन के बीच के एंगल को ही तो हम मतलब बेसिकली एंगल डिफाइन कर सकते हैं ना। दो लाइन चाहिए होंगी तभी जाके एंगल देख सकते हैं। तो आई कैन से, मान लीजिए ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली और इस रेफरेंस लाइन के साथ में मैं देखता हूं कि किसी टी टाइम पर ये एंगल बन चुका है ओमेगा टी। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन से ये एंगल बन चुका है ओमेगा टी। तो मैं अगर किसको बनाना चाहता हूं, वोल्टेज को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो वोल्टेज ने इस ओमेगा टी के साथ मतलब इस रेफरेंस लाइन के साथ में कितना एंगल बनाया हुआ होगा, ओमेगा टी बनाया हुआ होगा। समझ रहे हो क्या? यानी कि वोल्टेज का मैं अगर एरो बनाना चाहूं तो वोल्टेज का एरो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से करंट की बात करता हूं तो करंट के लिए क्या लिखा जाएगा, वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए लिखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई कैन से कि बाबा ये क्या होगा, सेम फेज में होगा, और सेम फेज में होगा तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो एंगल होगा वो तो सेम होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू रही होगी वो किसके बराबर रही होगी, वो उसकी एरो की जो लंबाई है वो क्या करेंगे, वो आई नॉट के बराबर रिप्रेजेंट करेंगे।
और यहाँ पर इसके वोल्टेज के एरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी नॉट के एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो अभी काम में आएगा कि बाबा ये इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे। जनरली इसी प्रकार से हमने एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। फिर इस रेफरेंस लाइन के साथ में हम क्या करेंगे कि देखा वोल्टेज ने टी टाइम पर कितना फेज बनाया या कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी। तो वोल्टेज का एरो अगर ड्रॉ कर दिया जाएगा तो वो इस प्रकार से वी नॉट कर दिया, और वो कितने एंगल पर, ओमेगा टी पर। उसी प्रकार से करंट को देखा तो आई कैन से बाबा करंट में वैल्यू ज़रूर आई नॉट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो चुकी है, लेकिन जो एंगल बना हुआ है दैट इज सेम। यानी कि इसका अगर एरो बनाया जाएगा तो दैट वुड बी इन सेम डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो ठीक है। सर नीचे का एरो क्या है? नीचे का एरो रेफरेंस लाइन का बोल सकते हैं, है ना, इस रेफरेंस लाइन कि वो तो फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जा रहा। और उस रेफरेंस से बाबा कितना एंगल वोल्टेज ने बनाया, कितना एंगल करंट ने बनाया, वो सब चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है? यस सर। ओके, तो चलो अभी इसके बारे में और डिटेल में बात अपन कल करेंगे। और होमवर्क में अभी क्या करना है आगे? कंप्लीट करना। सर O2 के है डाउट्स। O2 के डाउट्स हैं, वो तो अभी देखते हैं। O2 में कितना करना है? O2 खत्म कर लिया या होने वाला है, क्या है? थोड़ा होने वाला है खत्म, थोड़ा सा बाकी है, तो O2 खत्म कर लीजिए। हाँ। फिर उसके बाद में जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों खत्म कर लीजिए। एंड खत्म, अच्छा हाँ अभी वेडनेसडे को है लेक्चर। वेडनेसडे को है। और उसके बाद में क्या बचा हुआ है? S1 खत्म है, हाँ S2 बाकी है। तो अभी रुक जाओ S2 के लिए, पहले तो ये कर लिया। अभी इसके बाद EMI में आ जाओ। तो EMI में आप कर लीजिए, S1 को ख़त्म कर लीजिए। और O1 के कुछ सवाल पहले ही कर लिए हैं अपन ने। कितने कर लिए हैं O1 के पहले सवाल? 10 क्वेश्चन कर लिए क्या? तो आप कर लीजिए, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लीजिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो ठीक है, चलो अब वेंसडे को मिलते हैं और होपफुली तब तक आप करके आइएगा। ओके, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। मतलब नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय।